Hello students, how are you? I hope you are fine and your studies are running smoothly in your houses. Today I am in front of you with the last lecture on this particular topic, rotational dynamics. Okay, तो एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या देखा. सबसे पहले हमने देखा कि ये चैप्टर कॉम्बिनेशन है दो चैप्टरों का, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स, कोनिकल पेंडुलम, उसके बाद और भी बहुत सारे उसके रिलेटेड सिचुएशंस को एनालाइज किया. देन वी स्टार्टेड विथ रोटेशनल मोशन. इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन we learn about rigid body, we learn about moment of inertia, we learn how to calculate, we learn two theorems, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Very important theorems are there. प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर मेरा आप जाइए और लेक्चर देखिए. उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ टुडे we are going to start with the next topic, and that is expression for torque. सिंबल उसका याद है, टाउ बोलते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी है, बार से डिनोट करेंगे. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं टॉर्क क्या है. टॉर्क क्या होता है? ये एक बॉडी है, हमने उसको यहां से पिवोट किया, मतलब फिक्स किया, और मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया. तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इट इज गोइंग टू रोटेट. सो दिस रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क. इतना पता है? ओके. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि दिस टॉर्क टाउ बार इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार. इट इज आर क्रॉस एफ. व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ. तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने कवर की थी. नाउ सपोज यू आर हैविंग अ बॉडी, of course a rigid body, and this body is rotating about this imaginary axis. This body is going to rotate about this imaginary axis, and suppose the torque tau is applied on this body, and because of this torque this body is going to accelerate with the angular acceleration alpha bar. जिस तरह फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो इट प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, सिमिलरली टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ लेट अस कंसीडर दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particles. Suppose we are having here particle 1 whose mass is m1, particle 2 mass m2, particle 3 mass m3, particle 4 mass m4, and similarly particle n and its mass is mn. ठीक है. Now since this is going to rotate, so this each particle will be experiencing force F1, this will experience force F2, it will be experiencing force F3, and this particle is going to experience force Fn. And we are considering that these all particles are distributed at the distances of r1, r2, r3 and rn. इतना ठीक है. Now let us start with very basic. आप सब जानते हैं कि the acceleration, linear acceleration A is given by r alpha. ये आपको पता है. linear acceleration A उसका फॉर्मूला क्या है? r alpha. अच्छा, what is the formula for force?
फोर्स का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? अब भी देखा हम लोगों ने, द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F. Of course, this force is a vector quantity, acceleration vector quantity, acceleration vector quantity, alpha vector quantity. But vector form में इसको alpha bar cross r bar लिखेंगे. That you know. Here I am writing in scalar form. ठीक है? ये तीन बेसिक फॉर्मूला इस डेरिवेशन में यूज होंगे. That's why I have written here. तो फॉर्मूले ये आपको याद होना चाहिए. Let's start with acceleration. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे the linear acceleration on each particle. Linear acceleration on each particle. Let's say on particle 1 the acceleration is a1 and that will be equal to r1 into alpha. याद रखना, अल्फा के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. सो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. ओके, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल is r2 alpha. The linear acceleration of third particle will be r3 alpha, and similarly the linear acceleration of nth particle will be rn alpha. Acceleration की कहानी खत्म. Now we talk about force. We will be writing the force acting on each particle. हर पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा उसकी बात कर लेते हैं. लेट्स से फोर्स ऑन पार्टिकल 1 F1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. नाउ यू नो mass of first particle. What is acceleration of first particle? R1 alpha. So I can directly put the value from here, R1 alpha, correct na? So we will be writing R1 alpha. समझे आप? Similarly, force on second particle will be M2 A2, that will giving you M2 R2 alpha. Similarly, force on third particle is M3 A3, which will be giving you M3 R3 and alpha. And as you move on, then force on nth particle will be equal to Mn An, and that is equal to mass of nth particle, distance of nth particle from axis of rotation, and angular acceleration alpha. Okay, now acceleration की कहानी खत्म, force की कहानी खत्म. Let's talk about torque. The torque acting on each particle. हर पार्टिकल पे टॉर्क कितना लगेगा? लेट्स से पार्टिकल 1 पे टॉर्क लगा टाउ 1 विच इज इक्वल टू, अब देखेंगे यहां पे टाउ का फॉर्मूला जो है दैट इज R1 बार क्रॉस F1 बार. अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो आप जानते हैं वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एन इनटू साइन थीटा. अरे हम लोगों ने कल वाले डेरिवेशन में देखा ना, वहां पे क्या था हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम L was equal to R cross F, so we can write RF sin theta. Similarly here tau is equal to R cross F, we can write RF sin theta. वह हमने ऐसा लिखा था उसको, एंगुलर मोमेंटम को RF sin theta. तो यहां भी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, tau is equal to RF sin theta. Are you getting me? That was angular momentum L, that was equal to R cross P. So we have written RP sin theta, not RF. Tau is R cross F, we can write RF sin theta. What is this theta? This theta is angle between R and F. Theta is angle between R and F. अभी हमारा R है, ये F है. You can easily
अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर दैट एंगल बिटवीन एफ एंड आर इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है देन यू कैन राइट आर एफ इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, सो यू कैन राइट आर इंटू एफ, दिस इज टाउ 1 1 1 1 1 1 1 टाउ 1। इतना समझ गए आप? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ F1? सी हियर, value of F1 is M1 R1 alpha, so you can write here M1 R1 alpha, and it will be giving you M1 as it is, R1 into R1 will give you R1 का square and alpha as it is। ये हमको क्या मिला? ये हमको मिला बच्चों टाउ 1। अब हम लिखेंगे Similarly, tau 2 will be M2 R2 square into alpha, tau 3 will be M3 R3 square into alpha, and as you move on, tau n will be Mn Rn square into alpha। क्या आप बात समझ रहे हो अच्छी तरह? अब क्या करेंगे? Now what we have to do is we have to add all this torque। तो क्या लिखेंगे हम? एडिंग ऑल टॉर्क टर्म्स, सबको ऐड करो तो फाइनल टॉर्क आपको मिलेगा टाउ विल बी इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू टाउ n। सही है, सारे टॉर्क को ऐड कर देंगे। अब आप लोग ये स्क्रीन को पॉज करो, ये पार्ट कॉपी करो, मैं यहां पे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। पॉज करो स्क्रीन को एंड कॉपी दिस, आई एम गोइंग टू रब दिस। चलो तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमको करना ये है कि हमको सारे टॉर्क टर्म्स को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाउ 1 फ्रॉम हियर? M1 R1 square alpha। What can be value of tau 2? It is M2 R2 square alpha। What is value of tau 3? It is M3 R3 square alpha। And what can be value of tau n? It can be Mn Rn square alpha। Now you can easily see अल्फा 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 अल्फा, ये सब में से कॉमन आ जाएगा, एंड यू कैन राइट टाउ इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर, और बाहर हम कॉमन लिख सकते हैं किसको? अल्फा को। इतना समझ गया? नाउ जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर टर्म। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये क्या बन गया? कैन यू टेल? दिस ऑल ब्रैकेटेड टर्म ये क्या बन गया? दिस ब्रैकेटेड टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस, सम ऑफ ऑल m and r square I where I is varying from 1 to n। अरे ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर, उसमें हम लोगों ने इसको किया था। नाउ दिस टर्म समेशन I इक्वल टू 1 to n MI स्क्वायर इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, अल्फा एज इट इज कॉपी, टाउ एज इट इज कॉपी। यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। समझ गए आप अच्छी तरह? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये डेरिवेशन लंबा दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है। अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना है 3 टर्म्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क। सबसे पहले स्टार्ट करने का एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, तीनों चारों पार्टिकल का
n तक एक्सेलरेशन लिखेंगे, सबका फोर्स लिखेंगे, सबका टॉर्क लिखेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा और ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, अल्फा एज इट इज कॉपी हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। याद रहेगा, 3 टर्म याद रखना है, AFT एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क। लास्ट जो डेरिवेशन हमने किया था कौन सा, एंगुलर मोमेंटम वाला, उसमें हम लोगों को क्या याद रखना था, VPL वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। यहां पे एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क। ठीक है, ओके। सो पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस ऑल एंड लेट्स मूव फर्दर। चलो कॉपी हो गया, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now our next topic is law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम की डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका कंजर्वेशन क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू पीपल। मैंने आपको 2 डंबल के एग्जांपल से समझाया था कि आप एक टर्न टेबल पे जो रोटेट होता है, आप उस पर खड़े हो जाओ, अपने दोनों हाथों में डंबल ले लो और किसी दोस्त को बोलो कि वो आपको रोटेट करे। जब आप रोटेट होने लग जाओ तो आप अपने दोनों हाथों को अंदर ले लो। जब अपने दोनों हाथों को अंदर ले लोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज आपका इनर्शिया रिड्यूस हो गया। दिस रिडक्शन इन इनर्शिया will be compensated by increment in angular velocity, because वहां पर हमको एंगुलर मोमेंटम L को कंजर्व रखना होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट रखना होता है। ये लास्ट लेक्चर आप देख लो, आप समझ जाओगे। अभी इस लेक्चर में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो उस लॉ की। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 चीज, पहली चीज उसका स्टेटमेंट, उस लॉ का स्टेटमेंट, और दूसरी चीज उसका प्रूफ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? अच्छा, अगर आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन याद है, विच वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड इन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो आपको वहां पे याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट until unless an external force is applied on it। अगर किसी सिस्टम पर, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। सिमिलरली यहां पे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। याद रहेगा, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, अपनी नोटबुक के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व मतलब रिमेन्स कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। ठीक है, तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि दिस L इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, L मतलब एंगुलर मोमेंटम, this L is going to be constant when torque external torque acting on a body on a system is 0। ये हमको प्रूफ करना है कि your L is constant। let's start with its proof। तो प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है उसके कुछ फॉर्मूले और डेरिवेटिव का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट।
सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, ठीक है, आर बार क्रॉस पी बार, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स, ये आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिविंग यू वेलोसिटी, ये बात जानते हो आप, करेक्ट ना? ओके। अच्छा, मैथ्स में जब सर आपको डेरिवेटिव पढ़ाए होंगे तो उस वक्त उन्होंने बताया होगा द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। फिर से एक बार, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, पक्का ना? अब सुनो, यहां पे मान लेते हैं मैंने कोई डेरिवेटिव ऐसा लिखा dl बाय dt इज जीरो, dl बार बाय dt इज जीरो, मैंने कोई टर्म ऐसे लिखा, यानी कहने का मतलब यह है कि द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म l बार इज जीरो। व्हाट डज इट मीन? इट डायरेक्टली मीन्स दैट योर l बार इज कांस्टेंट। अगर मेरा ये एल बार कांस्टेंट न होता तो उसका डेरिवेटिव का आंसर जीरो नहीं आता। हमारे एल बार के डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ रहा है, उसका मीनिंग यह है कि हमारा एल बार कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, इस डेरिवेशन में यूज होंगे, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया पहले से। एक और कॉन्सेप्ट है वेक्टर वाला। वेक्टर की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ी सी तो आपको याद होगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज जीरो। फिर से एक बार, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज जीरो। मान ले हमने एक वेक्टर ले लिया वी बार और उसको मैंने उसी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट, सो व्हाट वुड बी माय आंसर? इट विल बी जीरो। इतना ठीक है? नाउ कम ओवर हियर। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एल बार है, एल बार का फॉर्मूला हम जानते हैं, वहां देख लो लिख दिया मैंने, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, दोनों वेक्टर है। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे आप? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो d बाय डी टी ऑफ एल बार will be equal to d by dt of r bar cross p bar. Now dl by dt को ऐसे ही लिखो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पे ध्यान दो आप, मैथ्स में आपने डेरिवेटिव में पढ़ा uv रूल, क्या पढ़ा था आपने? uv रूल। क्या है u इंटू वी रूल? क्या याद है? u इंटू वी रूल कहता है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके समझने के लिए, u इंटू वी रूल सेज दैट अगर इसका डिफरेंशिएट करें हम तो फर्स्ट फंक्शन विल बी कॉपी एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद सेकंड फंक्शन कॉपी और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ये मैथ्स में आपको सर ने पढ़ाया होगा, u इंटू वी रूल। सेम रूल आई एम गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। वहां सर ने d बाई डी एक्स लिखा था, लेकिन हम हमारे केस में d बाई डी टी लिख रहे हैं बिकॉज हम टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट फंक्शन r बार विल बी कॉपी एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड फंक्शन कौन है? p बार, प्लस सेकेंड फंक्शन p बार विल बी कॉपी एंड डेरिवेटिव ऑफ r बार। इतना समझ गए आप? वेरी गुड। ये u इंटू वी रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने मैथ्स को स्किप किया है, मैं फिर आपको स्ट्रांगली अपील करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना मैथ्स कम से कम सीख लो जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। तो आप जाके वहां पे देख रहे ना, वहां पे मैंने वो सारे पार्ट्स, वो सारी चीजें, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ्स में फिजिक्स में रिक्वायर्ड है मैथ्स के, वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स को स्किप किया है, जो बेसिकली नीट का एग्जाम देने वाले हैं, दे स्किप मैथमेटिक्स, तो उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। नाउ कम टू द टॉपिक। नाउ सी हियर, आर बार विल बी एज इट इज। व्हाट इज dp by dt? सी हियर, dp by dt is
force, we will be writing force over here. Now P is linear momentum, and linear momentum को मैं लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी. यहां पे एक फॉर्मूला और ऐड कर लो. द लीनियर मोमेंटम P कैन बी रिटन एज मास इंटू वेलोसिटी. उसके बाद मास स्केलर है. उसके बाद व्हाट इज dr by dt? योर dr by dt इज v bar. सी हियर, dr by dt इज v bar. हम कुछ नहीं कर रहे, खाली वैल्यूज पुट कर रहे हैं. वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, वी आर डूइंग नथिंग. नाउ कम ओवर हियर. व्हाट इज r क्रॉस f? अब भी 2 मिनट पहले पढ़ा. r क्रॉस f इज टॉर्क. अरे अब भी टॉर्क का फॉर्मूला हमने देखा. टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा हमने? वी सॉ टॉर्क इज r क्रॉस f. वही तो है r क्रॉस f. तो ये क्या देगा आपको? टॉर्क. प्लस मास को एज इट इज रखते हैं, ब्रैकेट में लिख दो v बार इंटू वी बार. आगे देखिए टाउ बार एज इट इज. व्हाट इज v इंटू वी? v क्रॉस v. सी हियर, the vector product of two same vectors is 0. That means your bracketed term is going to become 0. 0 multiplied with m 0. तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया. आपके पास क्या बचा? टॉर्क. लेकिन हमने स्टार्ट में क्या बोला था इसका स्टेटमेंट? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. कब? व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0. इसीलिए हमने यहां पे कंडीशन लिखा है. दिस कंडीशन, ये कंडीशन है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. तो हम तो टॉर्क को 0 मान के चल रहे शुरू से. तो टॉर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 0. सो dl बार बाय dt इज 0. नाउ कम ओवर हियर. इफ dl बार बाय dt इज 0, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव 0 आ जाए, उसका मतलब यह है कि वो टर्म कांस्टेंट है. दैट मींस एंगुलर मोमेंटम L बार इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम L बार इज कांस्टेंट. वही तो प्रूफ करना था. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0. समझ में आ गया? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. खाली बस आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, जो कि पूरा का पूरा आपका कवर अप हो चुका है 11th स्टैंडर्ड के अंदर. यहां पे मैंने इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए. ठीक है, पक्का समझ में आ गया? स्क्रीन को पॉज करेंगे और ये सब कॉपी करें. हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. चलो लिख लिए? पक्का? ओके. Let us move on to the next topic, and that is your rolling motion. Again very important and very interesting topic. क्या नाम बच्चों उसका? रोलिंग मोशन. चलिए शुरू करते हैं रोलिंग मोशन से. रोलिंग मोशन के बारे में आई थिंक आप लोगों ने अब तक इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, बिकॉज ये बहुत बेसिक्स है. तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में. तो रोलिंग मोशन की जहां तक बात है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक व्हील है, या एक सिंपल एग्जांपल ले लो, एक ट्रक का टायर. ट्रक के टायर का मोशन आपने ऑब्जर्व किया है. यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ टायर ऑफ द ट्रक, करेक्ट ना? ओके. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड? You have observed that the tire of the truck, when it goes along a straight line, suppose for example this is the road surface and this tire is performing linear motion. suppose ये टायर का एक सेंटर पार्ट है और ये टायर इस पर रोल कर रहा है. टायर इज रोलिंग. तो रोलिंग में एक्चुअली होता क्या है? बात को ध्यान से सुनना. समझ लो कि आप कोई छोटा सा कीड़ा बन के आप यहां पे बैठ जाओ. कहाँ? इसके सेंटर ऑफ मास पे. और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप सिचुएशन को एनालाइज करो तो आप ये देखेंगे कि ये ट्रक का जो टायर है वो घूम भी रहा है, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड वो घूम भी रहा है,
और साइड बाय साइड ये लीनियर डायरेक्शन में आगे भी जा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रोलिंग मोशन है, जो रोलिंग मोशन ऑफ द टायर है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर डायरेक्शन में आगे जाना, प्लस ये अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है तो रोटेशनल। समझ में आया? मान लो ये सेंटर ऑफ मास है और यहां कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जाएगा। यहां पे कोई पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे जाएगा। यहां पे कोई पार्टिकल है तो इसका डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस इस डायरेक्शन में होगा v, और यहां पे कोई पार्टिकल है तो इसका डायरेक्शन यहां पे होगा v। आप देख सकते हैं कि जितने पार्टिकल यहां पे है इन सब की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, दिस इज माय सेंटर ऑफ मास, दिस इज गोइंग विद अ वेलोसिटी v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो अलग बात है कि दिस v एंड दिस v इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ये v भी r ओमेगा होता है, ये v भी r ओमेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम जो v इक्वल टू r ओमेगा बोलते हैं वो अलग है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज अगेन r ओमेगा, लेकिन इसको प्रूफ करने का मेथड अलग है। ठीक है, सो दिस सेंटर ऑफ मास इज गोइंग in forward direction with velocity v and these all particles are moving with velocity v in different direction। तो ये मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है रोलिंग मोशन। तो इस मोशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको क्या बोला कि रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर डायरेक्शन में आगे जाना, रोटेशनल मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, रोलिंग मोशन की पॉसिबिलिटी, प्योर रोलिंग मोशन, मैं बात कर रहा हूं प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन कब पॉसिबल है, यह बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्योर रोलिंग कहते किसे है, सपोज ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया कोई डिस्क टाइप का, और यहां पे हमने बना दिया एक इंक्लाइंड प्लेन, और सपोज करो कि इस इंक्लाइंड प्लेन से ये सीडी नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, दिस सीडी इज गोइंग लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि जब आप इसको रिलीज करेंगे यहां से, अगर इंक्लाइंड पे आप इसको रिलीज कर दे तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे थोड़ी सी स्लाइड हो। अगर ये स्लाइड हो रही है तो हम इसको प्योर रोलिंग नहीं कह सकते। प्योर रोलिंग कब कहेंगे, प्योर रोलिंग तब कहेंगे जब यहां पे इस व्हील और इस प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना हो कि ये प्लेन इस सीडी को यहां से पकड़ ले। जब ये प्लेन इस सीडी को यहां से पकड़ लेगा विद फ्रिक्शन, देन ओनली दिस इज गोइंग टू रोल लाइक दिस। क्या आपको बात समझ में है? मैंने समझाना क्या चाह रहा हूं, व्हेन दिस सीडी इज गोइंग टू रोल ऑन दिस, अगर आप छोड़ दोगे स्लाइड होगी, ऐसे स्लाइड होगी तो रोलिंग मोशन नहीं कह सकते, प्योर रोलिंग नहीं कह सकते। प्योर रोलिंग कब कहेंगे, तभी कह सकते हैं जब ये परफेक्ट रोलिंग परफॉर्म करे, मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहां पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट 0 हो, तभी प्योर रोलिंग पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट की बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी, वैसे इतना इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है। इन प्योर रोलिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट इज 0। अगर ये फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लाइडिंग, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लाइडिंग। प्योर रोलिंग कब होगा, जब ये ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल रोटेशनल का, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है लीनियर मोशन में यानी ट्रांसलेशनल मोशन में, वो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में जो है वो आप जानते हो, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेट अस राइट लाइक दैट। अच्छा एक बात और, व्हाट इज वी? वी इक्वल टू आर ओमेगा। इफ वी इक्वल टू आर ओमेगा देन व्हाट ओमेगा इज इक्वल टू? ओमेगा विल बी इक्वल टू वी बाय आर, करेक्ट ना? दिस यू नो। सो आई एम पुटिंग वैल्यूज ओवर हियर। ट्रांसलेशन की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल की जगह उसकी वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगेन यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज नथिंग बट एम के स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली आप जानते हो, लास्ट सेक्शन में हमने कवर अप किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम दिस इक्वेशंस हियर। आई की जगह मैं रखूंगा एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह मैं रखूंगा वी बाय आर, और हम सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सुनो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आई को लिखेंगे एम के स्क्वायर और ओमेगा को लिखेंगे वी बाय आर, लेकिन आप देखो ओमेगा पे स्क्वायर लगा हुआ है, दैट इज वाई आई एम पुटिंग स्क्वायर वही है। समझ में आया स्टेप? देखो ओमेगा की जगह वी बाय आर रख दिए, आई की जगह रख दिए एम के स्क्वायर, क्लियर है? अब सी ये क्या होता है यहाँ पे, यहाँ हाफ, यहाँ एम, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर, क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? यस। सो आई एम टेकिंग कॉमन, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, इसकी जगह ये पूरा टर्म तो कॉमन आ गया, इसकी जगह बचेगा 1 प्लस साइन एज इट इज कॉपी। यहां से क्या बाहर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, के स्क्वायर और आर स्क्वायर। सो आई विल बी राइटिंग के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट, एम मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, के रेडियस ऑफ गायरेशन, आर इट्स रेडियस। बात क्लियर हो गई अच्छे से? पक्का? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन रोलिंग मोशन। ओके, स्क्रीन को जरा पॉज करो और ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन यहां से लेके यहां तक छोटा सा डेरिवेशन है, कॉपी करो इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया कॉपी? चलो फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, रोलिंग की बात कर रहे हैं हम। अब यहां आपकी टेक्स्ट बुक में एक सिचुएशन गिवी है, गिवन है आपको एक्सेलरेशन एंड velocity of an object rolling down an inclined plane। क्या मतलब? बुक में डायग्राम गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। आपको कहा यह जा रहा है कि मान लेते हैं एक ऐसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो हमारी सीडी, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा और ये उसका सेंटर है। तो ये सीडी है, हमने इसको यहां पे रखा इंक्लाइंड प्लेन पे। अब जब आप उसको रिलीज करोगे तो ये रोल होकर यहाँ पे नीचे आ जाएगी ना, करेक्ट? सो इट कम्स हियर आफ्टर रोलिंग।
और मान लेते हैं इसने यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस। एंड मान लेते हैं इस प्लेन की जो हाइट है, दैट हाइट इज एच, स्मॉल एच। क्लियर है? द हाइट ऑफ द प्लेन इज स्मॉल एच एंड दिस एंगल ऑफ द प्लेन इज थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। पक्का? अच्छा, अगर ये थीटा है और ये एच है और ये एस है, तो एच की वैल्यू एस के फॉर्म में क्या होगी? मैं बता देता हूं, सुनो। साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एस अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, देयरफॉर एच विल बी इक्वल टू दिस, एच विल बी इक्वल टू एस इंटू साइन थीटा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एच यू कैन राइट लाइक दिस, एस मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा। समझ गए आप? वेरी गुड। चलिए अब यहां पे आइए, हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड, दो चीजें फाइंड करना है। एक बच्चों आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड दूसरा आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा था तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। ये रेस्ट पे था। जब हमने इसको रिलीज कर दिया, ये रोल होके यहां पे आ गया, तो अब यहां पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 होगी? नहीं। तो हम मान सकते हैं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहां पहुंचकर उसकी वेलोसिटी v है। इतना समझ गया? पक्का ना? कोई डाउट है? नहीं। हमें यही फाइंड करना है कि यहां पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। जब ये यहां पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो क्या मैं ये बात मान सकता हूं कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर इज नथिंग बट इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी? हमने सर्कुलर मोशन के केस में किया था, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हम वही स्टेप यहां पे लिखने जा रहे हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही है? पक्का? कोई डाउट इसमें? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। अच्छा, यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू एच। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो आई कैन राइट ओवर हियर हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, यहां m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2gh। 2 मल्टीप्लाई होगा यहां पे आके, ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिनोमिनेटर में जाके यहां पे हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बचा? v स्क्वायर। अगर v स्क्वायर की वैल्यू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ऑब्वियसली v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से रोल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला इज 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेयर h इज हाइट ऑफ दिस प्लेन, वर्टिकल हाइट। एकदम क्लियर है बात अच्छे से? कोई डाउट इसके अंदर? दिस वॉज ऑल अबाउट वेलोसिटी हमने फाइंड किया, बट आर एम इज ऑल्सो टू फाइंड द एक्सेलरेशन। So velocity's formula is very much clear, that is in front of you, but what we are going to find is all about acceleration. So let us find acceleration over here. So I can put number 2, acceleration. Okay, now just look over here. आपको याद है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डू यू रिमेंबर दैट? अगर नहीं पता है तो प्लीज आप जाके रिवाइज करो। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू
according to third equation of motion, according to थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी है वो? v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट s। हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी वांट टू फाइंड इज a, एक्सेलरेशन a फाइंड करना है। ओके, सो लेट अस फाइंड। अब यहां जो v है, क्या उसकी वैल्यू मेरे पास यहां से मिल सकती है? हमने अभी देखा √2gh/1 + k²/r²। सो लेट अस पुट वैल्यू, v की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। v की वैल्यू है आपके पास √2gh/1 + k²/r²। लेकिन यहाँ v पे बच्चों क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, इसीलिए मैं इस पूरी ब्रैकेट पे डाल दूंगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? कैन यू लुक ओवर हियर? 0। सो इनिशियल वेलोसिटी टर्म इज 0, 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन एज इट इज। s की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लीज लुक हियर, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट योर s इज इक्वल टू, अब सुनो यहां पे, ये जो s है, कैन आई राइट s इज इक्वल टू h/sin थीटा? अरे आपका जो h है वो है s इंटू साइन थीटा ना। तो अगर मैं s को सेपरेट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं h/sin थीटा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग s आई कैन राइट h/sin थीटा, h/sin थीटा। अब क्या करना है आपको? द थिंग्स, सुनो यहां पे, ये जो रूट है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना, ये जानते हो आप, दिस रूट एंड स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से रूट भी हट गया और यहां से स्क्वायर भी हट गया। आप बेटर रहेगा आपके लिए कि आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में अलग से लिखना, डायरेक्ट मत करना। अब क्या कर सकते हैं हम? जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये h और ये h कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, करेक्ट? तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? राइट हैंड साइड में सिर्फ बचा a और नीचे बचा साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा को यहां लाऊं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं g एज इट इज, दिस साइन थीटा विल बी मल्टीप्लाइंग ओवर हियर g साइन थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 1 + k²/r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r², g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। और यहां फॉर्मूला क्या था? √2gh/1 + k²/r², वेलोसिटी। इतना क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। यहां से हमने चेंज इन पोटेंशियल, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से फाइंड किया हम लोग वेलोसिटी, और यहां पे हमने उसी वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करके फाइंड किया एक्सेलरेशन। अब यहां लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज ऑल अबाउट k²/r²। आप देख रहे हो शुरू से आपको 1 + k²/r², 1 + k²/r², 1 + k²/r²। ये k²/r² का इंपॉर्टेंस क्या है? आपकी बुक के अंदर भी उसको मेंशन किया हुआ है। सेपरेट हेडिंग तो नहीं डाला है, बट आप सेपरेट हेडिंग डाल लो तो बेहतर रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ k²/r²। सुनो यहां पे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I इज इक्वल टू सम नंबर n मल्टीप्लाइड बाय mr²। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। डिस्क का कितना होता है? mr²/2। स्फीयर का कितना होता है? 2/5 mr²। होलो स्फीयर का कितना हो जाएगा? 2/3 mr²। रॉड का कितना हो जाएगा? ml²/12। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है आपको, आप देख सकते हो यहां पे नंबर 1 है, यहां पे नंबर है 1/2, यहां पे नंबर है 2/5। सो दिस ऑल आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ n इंटू mr², करेक्ट ना? तो जब भी आपको फॉर्मूले में अगर I = n mr² टाइप फॉर्मूला गिवन है, देन दिस n is nothing but equal to k²/r²। This value of n is k²/r²। ध्यान रखना।
आप डिराइव भी कर सकते हो चाहो तो। देखो मैं डिस्क का करके दिखाता हूं आपको। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 1/2 mr², है या नहीं? लेट अस राइट दिस फॉर्मूला एज n mr²। कैसे लिखते हैं? n mr²। mr² कैंसिल हो जाएगा, आपको n की वैल्यू कितना मिलेगा? 1/2, करेक्ट ना? लेकिन इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, I = mk²। mk² भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब देखो m से m कैंसिल हो गया, ये r² को यहाँ डिवाइड में लेके चले जाओ, k²/r², यहाँ पे क्या बचा? 1/2। नाउ k²/r² की वैल्यू कितनी आई? 1/2। और अभी प्रीवियसली देखें कि 1/2 क्या बन रहा था? n। सो दिस n इज डायरेक्टली इक्वल टू k²/r²। अब आप सोच रहे होंगे कि सर n k²/r² के इक्वल हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हो सकता है इक्वल, इसमें इंपॉर्टेंस वाली कौन सी बात है? सुनो यहां पे, अब बात शुरू होती है। इंपॉर्टेंस वाली ये बात है कि अगर k²/r² की वैल्यू आपको पता है किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप डायरेक्टली ये अंदाजा लगा सकते हो कि उसका काइनेटिक एनर्जी और उसका वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं कहीं भी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू ½ mv² इंटू 1 + k²/r²। आप जरा इन तीनों फॉर्मूले पर नजर डालो। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर दो ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, एक ये ब्लैक पेन और एक ये रेड पेन, इसका k²/r² मान लो 1 है और इसका k²/r² मान लो 2 है, तो किसका k²/r² ज्यादा है? 2 का। इसका छोटा, इसका बड़ा। तो इसका k²/r² का वैल्यू जो बड़ा है, इट मींस दैट इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बड़ा है, बिकॉज k²/r² वैल्यू इज मोर, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विल बी मोर। बट इफ इट्स k²/r² इज मोर, then its acceleration will be less, because acceleration is inversely proportional to k²/r². Similarly, its velocity is less, because velocity is also inversely proportional to root of k²/r². समझ में आई बात? ये कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्फीयर, एक डिस्क, एक रिंग और एक रॉड, इन सब को एक इंक्लाइंड प्लेन से, जो कि इक्वल रेडियस इक्वल मास के है, उनको इंक्लाइंड प्लेन से ऐसा रिलीज किया गया। बताइए सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? ये क्वेश्चन है। 4 ऑब्जेक्ट गिवन है आपको और आपको बताना यह है कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो कॉमन सेंस की बात, सबसे पहले नीचे वो पहुंचेगा जिसका v बड़ा हो, और v किसका बड़ा हो? जिसका k²/r² सबसे छोटा हो। So what you have to do is you just have to find k²/r² value of all, और फिर आपको देखना है सबसे छोटा किसका है। जिसका k²/r² सबसे स्मॉल है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, फिर चौथे वाले का। और अगर आपको ऐसा पूछा कि इन चारों में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कौन गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, जिसका k²/r² का वैल्यू सबसे लार्जर रहेगा, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, एंड जिसका k²/r² वैल्यू का वैल्यू स्मॉल है, दैट ऑब्जेक्ट विल बी गेनिंग लेस काइनेटिक एनर्जी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। पक्का समझ गए आप? इसमें कुछ डाउट है? नहीं। जस्ट पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस। अच्छा, आपका रोटेशनल डायनामिक्स जो पार्ट था, दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज ओवर। हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जा, टेक्स्ट बुक खोलेंगे आप, ई टेक्स्ट बुक अभी आपके पास होगी, इलेक्ट्रॉनिक PDF। ये रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा रीड करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट you will be try to understand. Although I have made the videos are available to you. Just watch the videos, read the text, grasp each and everything, and again if you have any doubt, just mark that doubt and send to me. You can send to me through email, WhatsApp, Telegram, anywhere. तो मुझे आप डाउट भेजेंगे, I will be trying to solve your doubts. और अगर आपको चाहते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट को मोर इलेबोरेट किया जाए, जस्ट कमेंट बिलो, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इलेबोरेट करके आपके सामने रखूँगा। ठीक है?
लेकिन ये है कि आप अपनी स्टडी को सीरियसली लो। बेटा ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर और रोटेशनल दोनों का, तो इसमें न्यूमेरिकल आपको जो मिलेंगे अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे। वन मोर थिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग द टेक्स्ट देयर इज एक्सरसाइज पार्ट, ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज बाय योर ओन। देखो फिजिक्स में आपको बता दूं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आती, फिजिक्स कॉन्सेप्ट सीखने से आती है। आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक टाइप के, दूसरी टाइप का क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। 1001वां क्वेश्चन अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट पे अलग टाइप का मिलेगा तो आप अटक जाओगे, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। सो फिजिक्स आपको कब आएगी? कॉन्सेप्ट सीखने से। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीख के उसके बेस पे अगर आप 2-3 भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लो तो सफिशिएंट हो जाता है, आपको उस पर ग्रिप आ जाती है। तो यही मैं कहूँगा एंड में कि प्लीज लर्न दिस चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स कॉन्सेप्चुअली, रियली यू विल बी गेटिंग एन इंटरेस्ट इन दिस एंड you will be enjoying the chapter. Okay, so watch all the videos of this particular chapter, read the text, send me your doubts and queries if exist, and try to solve the exercise by your own. तो आज के लेक्चर में इतना बस, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के स्टडी वेल, टेक केयर, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, बाहर मत निकलो, घर पे रहकर पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।